नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। राजस्थान की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसका नाम है सिंचाई परियोजनाएं। हालांकि इसे हमने अपवाह तंत्र के अंदर थोड़ा सा देख लिया था। अब कुछ अन्य की हम लोकेशन जान लेते हैं, कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल हमारी आंखों से दूर ना हो सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको ये क्लासें बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं होती क्या हैं? तो नॉर्मल सा हमने देखा है कि जो एक नदी के ऊपर बांध बना दिए जाते हैं, जैसे ये हमारी कोई नदी है, नदी के ऊपर कोई यहाँ पे बांध बना दिया जाता है। ये बांध बना दिया गया, इसे बोलते हैं हम बांध। ठीक है, तो ये नदी है, ये बांध है। इस बांध में जो जल भराव होगा, उस जल भराव का उपयोग हम किसके अंदर करेंगे? सिंचाई के अंदर, यानी खेतों को सींचने का कार्य करेंगे। तो ये हम कौन सी परियोजना हमारे राजस्थान के अंदर हैं, कौन सी हमारे राजस्थान से बाहर आ रही हैं जो राजस्थान के अंदर सिंचाई का कार्य करती हैं, आज हम उनका विस्तृत से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सिंचाई परियोजनाओं को। अब सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने से पहले हम जानेंगे एक तो सिंचाई के साधन, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सिंचाई के साधन कौन कौन से सिंचाई के साधनों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। दूसरा जानेंगे हम उनकी परियोजनाओं को, यानी परियोजना कौन सी है, नदी घाटी है या नहर परियोजना है, हम उनका आज अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज सिंचाई परियोजनाओं का। सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंचाई के साधन। तो राजस्थान के अंदर हमें 4 साधन देखने को मिलते हैं। पहला तो किसके द्वारा किया जाता है? नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप, जिन्हें हम मोटर सिस्टम बोलते हैं, जिनको हम बोरवेल सिस्टम बोलते हैं, उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरा, नहरों के द्वारा। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा। तीसरा की जाती है कुओं के द्वारा और चौथी तालाब के द्वारा। राजस्थान में सिंचाई 4 तरीके से, किसके? नलकूपों के द्वारा, नहर के द्वारा, कुएं के द्वारा और तालाब के द्वारा। नलकूप के द्वारा कितनी की जाती है? तो 42%। राजस्थान में सर्वाधिक अगर सिंचाई का पूछा जाता है कि सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो नलकूप के माध्यम से। दूसरा, नहर के। तीसरा, कुएं के माध्यम से 24%, तालाब के माध्यम से 1% हमें सिंचाई देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार उठा लिया गया है यहीं से कि सिंचाई के साधन में राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, तो नलकूप के माध्यम से की जाती है। कभी ऑप्शन में नलकूप और नहर दोनों दे देता है, या नहर कुएं, जैसे मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले याद रखना, जिसके अंदर नलकूप होगा उससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कितनी? 42%। दूसरा, नहरों से 30%। तीसरी की जाती है हमारी कुएं से कितनी की जाती है, तो वो 24%, और बचा 1% तालाब से। अब दूसरा क्वेश्चन, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अब नहरों की बात आती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, विशेषकर हनुमानगढ़ के अंदर। कुओं से बात की जाती है, तो कुएं से कहाँ पर की जाती है? तो कुओं से की जाती है हमारी कहाँ पर? ये जयपुर के अंदर ही। ठीक है, और तालाबों से की जाती है तो ये भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है? तो ये की जाती है नलकूप के माध्यम से। नलकूप के माध्यम से कितनी की जाती है? तो नलकूप के माध्यम से की जाती है 42%। ठीक है, और 2 में याद रखना है हमें, जयपुर में ऑप्शन में दे देता है जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई, तो कुएं नलकूप कुएं, इन दोनों के माध्यम से जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से, सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से जयपुर में, नहर से सिंचाई हनुमानगढ़ में,
कुओं से सिंचाई जयपुर के अंदर, तालाब से सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर। यानी 3-4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। इनको आरोही अवरोही में भी हमसे स्थगित करने को बोला सकता है, या ये पूछ सकता है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो तालाब के माध्यम से सबसे कम सिंचाई की जाती है। तो ये तो हो गए हमारे सिंचाई के साधन। आगे अब सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं भी 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो वो सिंचाई परियोजनाएं जो 2000 से कम हेक्टेयर अपने पास रखती हैं उन्हें लघु सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। वह परियोजनाएं जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर अपने पास रखती हैं उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तीसरी, वह परियोजना जो 10,000 से अधिक हेक्टेयर अपने पास रखती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ सिंचाई परियोजना कहा जाता है या बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। अब बात की जाती है हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो परियोजना पाई जाती है वो पाई जाती है लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना थोड़ी बहुत हमें मध्यम भी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2000 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी आती हैं, लघु परियोजनाएं। तो ये तो हो गई हमारी सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। सिंचाई के साधन 4 प्रकार के। सर्वाधिक कहाँ पर, जयपुर के अंदर, किसके, नलकूप के द्वारा। ठीक है, सबसे कम भीलवाड़ा के अंदर 1%, किससे, तालाबों से। आगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वह परियोजनाएं होती हैं जो किसी एक से अधिक उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती हैं, जैसे पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई की आपूर्ति, मत्स्य पालन, नौकायान के लिए भी इसका स्थापित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो, वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती हैं, यानी वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की जाती है उन्हें बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। कैसे, एक सिंचाई के लिए मान लिया हमने, सिंचाई के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा पेयजल। सबसे पहली आवश्यकता होती है पेयजल की, दूसरी फिर होती है हमारी सिंचाई की। उसके बाद में मत्स्य पालन, नौकायान, यानी कि वहाँ पर जो नौकाएं उनके द्वारा भी जो लोग वगैरह घूमने आते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से उनको रोज़गार प्राप्त होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती हैं, जैसे सिंचाई परियोजनाएं, नौकायान, मत्स्य पालन और पेयजल की आपूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। आगे चलते हैं हम। पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं कि हमारे यहाँ पर कौन सी पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित थी। तो ठीक है, तो अगर हम विश्व के सापेक्ष में बात करते हैं तो टेनेसी है। विश्व के सापेक्ष में पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी है, और टेनेसी कहाँ की है, अमेरिका की। भारत के सापेक्ष में बहुउद्देशीय परियोजना यानी भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो वो है दामोदर 1948 में। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना गंग नहर गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया गया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है 1950 के बाद में। ठीक है, याद रखना, विश्व की पहली टेनेसी है यूएसए की, भारत की पहली दामोदर है 1948 में, राजस्थान की 1950 में गंग नहर। ये हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी जो पहली विश्व की, भारत की और राजस्थान की हमने देख ली। आगे चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम हमारे राजस्थान के अंदर की जो परियोजना उनको अध्ययन करने जा रहे हैं। हालांकि अब्बा तंत्र में हमने चंबल बहुउद्देशीय परियोजना को देख लिया था, आज पुनः इसको और जान लेते हैं। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान और एमपी की एक संयुक्त परियोजना है
चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान और एमपी का 50% भाग पाया जाता है। एमपी का भी 50% हिस्सा है और राजस्थान का भी 50% हिस्सा है। किसमें? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर। इसके अंदर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 4 बांध बनाए गए हैं और 3 चरणों के अंदर बनाए गए हैं। इसमें 4 बांध हैं और 3 चरणों में। कैसे? एक चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया था, तीसरे और चौथे चरण में एक बांध का निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर 4 बांध हैं और 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। पहले चरण में जो बांध बने थे वो थे गांधी सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और कोटा बैराज कोटा के अंदर स्थित है। सेकंड चरण में, ये पहला चरण लिख सकते हैं हम, चरण फर्स्ट चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज। चरण सेकंड चरण में कौन से बने थे? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। थर्ड चरण में बने थे हमारा जवाहर सागर, जो कोटा और बूंदी के अंदर स्थित है। जवाहर सागर बांध को क्या कहते हैं? कोटा बैराज का चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है। चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है, यानी जो पानी होता है उसको एकत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे पिकअप बांध कहा जाता है। किसको? जवाहर सागर को। 4 बांध स्थित हैं 3 चरणों में। पहले में कौन सा? गांधी सागर और कोटा बैराज। सेकंड में राणा प्रताप सागर और थर्ड चरण के अंदर बनाया गया था जवाहर सागर, जिसे चंबल परियोजना का पिकअप बांध कहा जाता है। ये हिस्सा पूछा जाता है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में हिस्सा, तो मध्य प्रदेश और एमपी का 50% हिस्सा पाया जाता है, या इन दोनों का 50% भाग इसके अंदर स्थित है। ठीक है, 50% एमपी का है, 50% राजस्थान का है। अब चंबल के हम बांधों को जान लेते हैं। पहला चरण जिसके अंदर गांधी सागर और कोटा बैराज बने थे। गांधी सागर की स्थिति जानते हैं तो हम कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर कहाँ पर है? एमपी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है कितनी मेगावाट यूनिट बिजली उत्पादन करता है? तो ये करता है 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। और अगर देखा जाता है कि चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर से हमें 3 फैक्ट याद रखने। मध्य प्रदेश में स्थित है, मंदसौर के अंदर 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, यानी चंबल परियोजना का। ठीक है, चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर बांध। आगे कोटा बैराज। पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। पहले चरण में हमने गांधी सागर को पढ़ लिया, अब पहले ही चरण के अंदर कोटा बैराज बना था। तो कोटा बैराज के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक सिंचाई बांध है, यहाँ पर बिजली उत्पन्न नहीं की जाती। तो ये कैसा बांध है? सिंचाई बांध है। यहाँ से 14 लिफ्ट नहरों को निकाला गया है। 14 लिफ्ट नहरों को निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? कोटा बैराज बांध से। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्रकार की हैं, एक तो दाई नहर और एक बाई नहर। यहाँ से 2 प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर और बाई नहर। अब हमारे एमपी में जाती हैं 6 नहरें। कितनी नहरें? और हमारे राजस्थान में 8 नहरें। ठीक है, ये जो लिफ्ट नहरें 14 में से 8 तो राजस्थान के अंदर और 6 एमपी के अंदर प्रवाहित होती हैं। अब राजस्थान के अंदर कुछ नहरें हम उनको जान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नहरें निकाली जाती हैं। तो ये हमारी कोटा बैराज से नहर निकाली कौन कौन सी जाती हैं? तो याद रखना, दी, पे, के, सो, दीपक, आ, सो जा। यहाँ से पहली निकाली जाती है दीगौद। कौन सी? दीगौद। ठीक है, दूसरी निकाली जाती है पछेल। तीसरी निकाली जाती है हमारी कैसे? कछारी। कौन सी? कछारी। चौथी निकाली जाती है अंता कहाँ आती है? 12 में। ये कोटा में, ये कोटा के अंदर, ये कोटा के अंदर, ये सोरखंडी।
सोर खंडी और ये जालीपापुर। तो यहाँ से नहरें निकाली जाती हैं हमारे जो राजस्थान के अंदर, जो कि कोटा और बारां के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो वो कौन सी निकाली जाती हैं? दीपक आसोजा। पूछा गया है कई बार, इनमें से कोटा बैराज से निम्न में से कौन सी नहर नहीं निकाली जाती? तो ऑप्शन दे देगा दीगौत, पचेल, कछारी, अंता या और कोई सी एक आपको दे देगा। तो याद रखना है दीपक आसोजा, ये कोटा बैराज से निकाली गई नहरें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बारे में हमने हालांकि इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन कर लिया है, इस वजह से ज़्यादा गहन अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। राणा प्रताप सागर की स्थिति पूछी जाती है तो रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर, रावतभाटा चित्तौड़। ठीक है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है कौन सा? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो हमारी अणु नगरी है, अणु नगरी कौन सी है? रावतभाटा। अणु नगरी को जलापूर्ति करता है, अणु नगरी को जलापूर्ति करता है। अणु नगरी को जलापूर्ति कौन करता है? राणा प्रताप सागर। कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, कौन सा है हमारा? राणा प्रताप सागर। यहाँ से कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है? तो यहाँ से की जाती है 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है, विद्युत उत्पादन। ठीक है, राणा प्रताप सागर रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर है। अणु नगरी को ये जलापूर्ति करता है। अणु नगरी कौन सी है? रावतभाटा। यहाँ पे हमारा परमाणु संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये कौन सा था हमारा? राणा प्रताप सागर बांध। ये आगे है हमारा, ये कब बना था? तो ये सेकंड चरण में बना था, सेकंड चरण में। ठीक है, अब हमारा बचता है थर्ड चरण। थर्ड चरण में निर्माण होता है जवाहर सागर का। जवाहर सागर की स्थिति तो कोटा बूंदी के अंदर है, कोटा बूंदी के अंदर स्थित है। कौन सा? जवाहर सागर। इसे क्या कहा जाता है? चंबल का पिकअप बांध, चंबल का पिकअप बांध, पिकअप बांध किसको कहा जाता है? तो जवाहर सागर बांध को। कहाँ पर है? तो कोटा बूंदी के अंदर स्थित है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी? चंबल परियोजना। कौन सी हो गई? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में याद रखना 4 बांध हैं, 3 चरणों में इनका निर्माण हुआ था। आगे एक और बताना भूल गए, यहाँ से विद्युत उत्पादन की जाती है। वो विद्युत उत्पादन की जाती है 33 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं और 99 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है, विद्युत उत्पादन। तो कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है? तो 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। किससे? जवाहर सागर से। आगे चलते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना। माही बहुउद्देशीय परियोजना, माही नदी के बारे में भी हमने उस दिन अध्ययन कर लिया था। इस पर बनने वाले बांधों के बारे में भी हमने जान लिया था। आगे और कौन कौन से फैक्ट से बनते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो माही बहुउद्देशीय परियोजना, माही बहुउद्देशीय परियोजना चंबल को पढ़ा। चंबल में 50% हिस्सा था दोनों का, राजस्थान और एमपी का। इसके अंदर गुजरात का ज़्यादा है यानी 55% है और राजस्थान का 45% है। गुजरात का हिस्सा 55% है और राजस्थान का कितना है? 45%। इस पर 3 बांध देखने को मिलते हैं। माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, कड़ाना बांध गुजरात के अंदर स्थित है। अब माही बहुउद्देशीय परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात का 55% भाग है, राजस्थान का 45% भाग है। इस पर 3 बांध देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है, नीचे से चलते हैं तो हमें माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का हालांकि हम आगे बात कर लेंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर, 3.1 किलोमीटर लंबा ये बांध है।
आगे आगे कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद में जब ये माही नदी घूम करके गुजरात में चली जाती है तो गुजरात में है कड़ाना बांध। कहाँ पर है? गुजरात में कड़ाना बांध। कहाँ है? गुजरात के अंदर। यहाँ पे है हमारा कौन सा वाला? तो हमारा माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। ऊपर वाला है हमारा कागदी पिकअप। कौन सा? कागदी पिकअप। ठीक है, तो ये 3 बांध है किस पर? माही पर। तो इनको हम माही परियोजना के नाम से जानते हैं। अब एक एक का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले माही बजाज सागर। माही बजाज सागर की स्थिति पूछी जाती है तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सा? माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है माही बजाज सागर बांध। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 3.1 किलोमीटर या फिर 3109 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा माही बजाज सागर बांध कितना कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.1 किलोमीटर लंबा है। कागदी पिकअप की स्थिति पूछता है तो कहाँ पर बतानी हमें? बांसवाड़ा के अंदर। ये कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कड़ाना बांध गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। अब इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माही परियोजना से सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो वो है कि वह कौन सी परियोजना है जिसकी संपूर्ण बिजली आदिवासी क्षेत्र को समर्पित की जाती है या पूरी बिजली राजस्थान को समर्पित की जाती है। तो वो है हमारी माही परियोजना। तो माही परियोजना के बारे में आप नोट लगाकर लिख सकते हो। एकमात्र परियोजना जिसकी संपूर्ण बिजली आदिवासी क्षेत्र यानी जो हमारा दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला बागड़ प्रदेश है, उसको क्या करता है? ये आदिवासी क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो याद रखना, इससे जो बिजली उत्पन्न होती है वो किसको प्रदान की जाती है? तो आदिवासी क्षेत्र को। यहाँ पर कितनी बिजली उत्पादन होती है? 140 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। ये 2 चरणों के अंदर हुई थी, पहले चरण में और दूसरे चरण में। पहले चरण के अंदर 90 मेगावाट का उत्पादन हुआ था, दूसरे चरण के अंदर 50 मेगावाट का उत्पादन हुआ था। तो इस प्रकार से 140 मेगावाट है, 140 मेगावाट ये बिजली कहाँ प्रदान की जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। तो एकमात्र परियोजना जिसकी संपूर्ण बिजली राजस्थान को प्रदान की जाती है तो वो कौन सी है? माही परियोजना। कितनी? 140 मेगावाट। आगे तो चंबल परियोजना और माही परियोजना हमारी 2 पूर्ण हो जाती हैं। तीसरा भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग स्थान है। भाखड़ा हमारा हरियाणा के अंदर स्थित है, नागल पंजाब के अंदर स्थित है। अब इसमें 3 का हिस्सा हो गया, ये वाला हरियाणा का, ये वाला पंजाब का और हमारे राजस्थान का। तो पंजाब और हरियाणा का भाग है इसके अंदर, वो है 85%। भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर हमारे जो पंजाब और हरियाणा इन दोनों का जो हिस्सा है या उनका जो योगदान है वो कितना है? 85%। और राजस्थान का 15.2%। 15.2% एक्यूरेट अगर पूछा जाता है तो 15% भी हम कर सकते हैं। तो याद रखना 85% किसका हुआ? तो हरियाणा पंजाब का, और ये राजस्थान का याद रखना 15.2%। पूछ लिया जा सकता है भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 15.2%। अब ये पूछ लेता भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा की, पंजाब की और राजस्थान की, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब का 85% भाग है, राजस्थान का 15.2% भाग है, और नदी है सतलज। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना।
भाखड़ा बांध से बनने वाले कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। तो भाखड़ा जो बांध है उसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी, चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये चमत्कारी विराट वस्तु है। कौन? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, हरियाणा के अंदर स्थित है। गुरुत्वीय बांध, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। कौन? भाखड़ा बांध। सबसे ऊंचा पूछा जाता है तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। तब उस स्थिति में आंसर क्या होगा हमारा? भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध 260 मीटर। लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वो है हमारा कौन सा? भाखड़ा बांध। ये इसी जो भाखड़ा बांध है उस पर गोविंद सागर झील स्थित है। ठीक है, इससे याद रखना, भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान की थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260 मीटर, 260 मीटर। जबकि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो वो है हमारा भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई हमारी 226 मीटर। गोविंद सागर झील भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे है नागल बांध। नागल बांध से 2 नहरें निकाली जाती हैं। नागल पंजाब के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है। यहाँ से 2 नहरें निकाली जाती हैं, दाईं और बाईं। दाईं नहर बिस्त नहर जो पंजाब के अंदर जाती है। दाईं नहर कहाँ जाती है? बिस्त पंजाब के अंदर। और जो बाईं नहर है, बाईं नहर आती है भाखड़ा नहर। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर ये, तभी तो इसका संयुक्त नाम भाखड़ा नागल बांध है। क्यों है? क्योंकि एक तो जो हमारी कौन सी है? दाईं नहर। दाईं नहर सिर्फ ओनली कहाँ पर जाएगी? तो पंजाब के अंदर जाएगी। कहाँ पर जाएगी? पंजाब के अंदर। और जो नागल बांध है हमारे यहाँ पे भाखड़ा की जो नहर है वो नहीं आती, हमारे यहाँ नागल की आती है। नागल की आती है कौन सी? तो वो आती है भाखड़ा नहर। ठीक है, तो दाईं नहर और बाईं नहर। ठीक है, बिस्त नहर कहाँ जाती है? बिस्त नहर जाती है पंजाब के अंदर। और हमारे यहाँ पे कौन सी आती है? भाखड़ा नहर। आगे ये हो गई हमारी कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। आगे हमारी ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो राजस्थान को लाभ प्राप्त होता है तो वो पौंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उससे 59%। और पंडोह बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में है, इससे 20%। ब्यास परियोजना पर जो बांध बनी हुए हैं उनमें से जो हमारा पौंग बांध है हिमाचल प्रदेश का, उससे 59% फायदा होता है, यानी 59% लाभ मिलता है राजस्थान को। और जो पंडोह बांध है उससे 20% लाभ प्राप्त होता है। ब्यास परियोजना की एक मुख्य बात यह है कि जो IGNP है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जब शीत ऋतु के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर पानी की जलापूर्ति करती है। कौन? ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना किस किस की है? तो ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे ये हो गई हमारी परियोजनाएं। कौन सी वाली? नदी घाटी वाली परियोजनाएं। अब हम नहर परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? नहर परियोजनाओं को। और नहर परियोजनाओं में भी कौन सी? हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या इसे हम अन्य नाम से जानते हैं राजस्थान नहर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राजस्थान नहर या IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 31 मार्च 1958 को किया गया था।
ये उद्घाटन किया किसने था? तो ये उद्घाटन किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, तत्कालीन होम मिनिस्टर थे। ये तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उन्होंने 31 मार्च 1958 को क्या किया? इसका उद्घाटन किया। पूछ लिया जाता है IGNP किस नदी पर आधारित है या कौन सी नदी पर स्थित है या किस नदी से हमारे यहाँ पानी आता है? तो वो हमारे यहाँ अंदर आता किससे है? सतलज नदी और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास। ठीक है, यहाँ पर एक हरीके बैराज बना हुआ है। हरीके बैराज पंजाब के अंदर स्थित है। यहाँ से नहर हमारे राजस्थान के अंदर आती है। ये हमारा राजस्थान है और ये हमारी IGNP है। ठीक है, तो ये ब्यास और सतलज नदी पर स्थित है। हरीके बैराज पंजाब से, हरीके बैराज पंजाब से, हरीके बैराज से ये हमारे राजस्थान के लिए नहर निकलती है। कौन सी? IGNP। IGNP के निर्माता के बारे में पूछा जाता है तो वो इंजीनियर कंवर सेन थे। कौन थे? इंजीनियर कंवर सेन। अब इसका उद्देश्य था हमारे राजस्थान में, क्योंकि IGNP जो नहर है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए निकाली गई थी। किसके लिए? पश्चिमी राजस्थान के लिए, क्योंकि मरुस्थल वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जल की बहुत अधिक समस्या थी। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने IGNP को निर्माण किया गया था। IGNP का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। कौन सी नदी? ब्यास और सतलज नदी पर हरीके बैराज से IGNP हमारे राजस्थान के अंदर आती है। IGNP जो आती है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आती है। ये हमारा राजस्थान है। तो जो IGNP है वो किसके लिए आती है? पश्चिमी राजस्थान के लिए आती है। और इसका जो समापन बिंदु है वो है गडरा रोड बाड़मेर तक, यानी जिसका एंड बिंदु है तो वो कौन सा है? गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, कभी पूछ ले तो ठीक है। और इसकी पूछा जाता है मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो मुख्य नहर है, फीडर नहर, इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। ठीक है, कभी पूछ ले, मुख्य नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। IGNP नदी सतलज ब्यास हरीके बैराज से इंजीनियर कंवर सेन थे और इसका उद्देश्य क्या था? जलापूर्ति और सिंचाई। सबसे पहला था जलापूर्ति, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान होने की वजह से जल की समस्याओं का बहुत अत्यधिक सामना करना पड़ता था। आगे चलते हैं हम IGNP में ही। IGNP से हमारे यहाँ पर जो नहरें निकाली जाती हैं, हमारे यहाँ पे 7 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो वो हैं हमारी 2, 4, 6 और एक 7 नहर। कौन सी? 7 नहरें हमारे अंदर निकाली गई हैं। पहली, चौक पत्ते कर गुरु जय, चौक पत्ते कर गुरु जय, या याद रख सकते हो तुम, जय गुरु की। चौक, जैसे मैट्रिक बनाओ उसकी, जय गुरु की। ठीक है, जय गुरु की चौक पत्ते, जय गुरु की चौक पत्ते से। हमने जो चौक पत्ते थे उनसे जय गुरु की थी। चौक पत्ते से क्या की थी? जय गुरु की थी। अब इनका थोड़ा सा क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहली है इसके अंदर तो वो है चौधरी चरण सिंह, ये हमारी पहली IGNP की नहर है। दूसरी है कंवर सेन। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल। चौथी है तेजाजी। ठीक है, और ये है डॉक्टर करणी सिंह, कर से डॉक्टर करणी सिंह। गुरु जाम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। तो याद रखना इनको, पहली चौधरी चरण सिंह, दूसरी कंवर सेन, तीसरी पन्नालाल बारूपाल, चौथी तेजाजी लिफ्ट नहर, पांचवीं डॉक्टर करणी सिंह, छठी गुरु जाम्बेश्वर और सातवीं जय नारायण व्यास। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जिलों में सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध कराती है वो कौन सी नहर है? तो वो है चौधरी चरण सिंह। सर्वाधिक जिलों के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है।
और सबसे लंबी पूछा जाता है तो सबसे लंबी है कंवर सेन, लिख लो आप, ये चलो ये लिख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह सर्वाधिक जिलों को सिंचाई उपलब्ध कराती है। चौधरी साहब है तो उनकी क्या है, सर्वाधिक जिलों में जान पहचान होती है, किसकी, चौधरी साहब की। तो चौधरी साहब से याद रखना सर्वाधिक जिलों के अंदर स्थित है। अब करण सिंह सबसे लंबा है, करण लंबा है, तो सबसे लंबी कौन सी है, करण सिंह। तेजाजी की सबसे छोटी है, जो तेजाजी लिफ्ट नहर है वो सबसे छोटी है। तो याद रखना चौधरी साहब की सभी गांवों में जान पहचान होती है, तो उनकी क्या है, जान पहचान अधिक है, तो अधिक जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। जो हमारे करण सिंह हैं वो लंबे हैं, और जो तेजाजी हैं उनकी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ठीक है, तेजाजी की जो लिफ्ट नहर है वो क्या है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है IGNP पर। तो IGNP पर स्थित इन नहरों के बारे में हमने जान लिया, जो 7 नहरें हमारे राजस्थान के अंदर होती हैं। ये वर्तमान नाम है, वर्तमान में जो नाम है वही है। ठीक है, आगे पूछा जाता है कि इस IGNP से लाभ क्या हुए। तो पहला लाभ हुआ पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पेयजल की आपूर्ति। पश्चिमी जो मरुस्थल था उसके अंदर पेयजल की आपूर्ति, यानी पानी की जो समस्याओं का सामना कर रहा था पश्चिमी मरुस्थल, उसके लिए पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध हो गई। दूसरा, सिंचाई के लिए, यानी इस नहर के आ जाने के कारण जो मरुस्थल था उसके अंदर क्या हुआ, सिंचाई का निरंतर विकास होता गया, सिंचाई। ठीक है, आगे इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी जैव विविधता थी उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होने लग गई, हरियाली, रेगिस्तान में क्या होने लगी, विविधता उत्पन्न हुई। और एक रिपोर्ट के अनुसार, करंट का डाटा है, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल था उसके अंदर 28.20 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। अभी की ताज़ा रिपोर्ट है, अभी कुछ 2-3 महीने पहले की, तो नोट लगा के लिख सकते हो आप। करंट का फैक्ट है कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर या मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान या मरुस्थल 28.20 लाख हेक्टेयर, 20 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। जो हमारा मरुस्थल था उसमें से कितने की, 28.20 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति कराती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती है, जैव विविधता का विकास हुआ है, और हमारे राजस्थान को एक जो हमारी आर्थिक उन्नति उसमें भी सहायक है। ये तो हो गए फायदा। अब हर चीज़ की, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो अच्छा और एक बुरा। अब अच्छा पढ़ लिया, अब हम बुरा पढ़ते हैं कि इसकी वजह से समस्याएं भी तो हुई। तो हमारे यहाँ कोई समस्या, तो सबसे पहले हुई सेम की समस्या। क्या होता है, जो जैसे ये नहर निकाली गई, यहाँ से ये नहर आती है, ये नहर में पानी इतनी अधिक वेग और इतनी अधिक मात्रा में और इतनी अधिक दिनों तक रहता है कि इसकी वजह से जो आसपास की क्षेत्र है, आसपास की जो भूमि है वो दलदली हो जाती है। क्या हो जाती है, दलदली। और इसी दलदली भूमि को हम सैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो सैम में लिख सकते हो दलदली भूमि। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, ये दलदली भूमि का निर्माण हुआ। अब हर समस्या का समाधान है। अब इससे बचाव के लिए समाधान भी है, यूकोलिप्टस, सफ़ेदा के जो वृक्ष होते हैं उन्हें लगाया जाता है सेम की समस्या से बचाव के लिए। तो लिख सकते हो बचाव। तो बचाव के लिए क्या किया जाता है, यूकोलिप्टस। जो यूकोलिप्टस के वृक्ष हैं उनको लगाया जाता है, कहाँ पर, जहाँ सेम की समस्या होती है। सेम की समस्या क्या होती है, ये नहर है, ये नहर के जो चारों बगल दलदली भूमि है उसे हम सेम के नाम से जानते हैं। एक और होती है सैलिनिटी की, किसकी, सैलिनिटी की प्रॉब्लम, यानी लवणीयता। लवणीयता क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी जो हमारी रेगिस्तान में मिट्टी पाई जाती है उसके अंदर खारापन आ जाता है, तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है। आगे भूमि उर्वरता में कमी, जो वहाँ की ज़मीन है उसमें कमी आ जाती है, जो उर्वरता है, क्योंकि निरंतर सिंचाई और जो आजकल खाद कीटनाशक दवाइयाँ चल रही हैं उनके प्रभाव के कारण जो भूमि की उत्पादकता क्षमता है उसमें निरंतर कमी आ रही है। दूसरा, मरुस्थल में कमी।
तो मरुस्थल में कमी तो हमने देख ली कि रेगिस्तान में कितनी कमी हमें देखने को मिली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रेगिस्तान के अंदर हम मरुस्थल देखने को भी तरस जाएंगे। तो इसीलिए कुछ विशेष क्षेत्रों को मरुस्थल को संरक्षित किया गया है, जैसे कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर के अंदर स्थित है। कौन सा? कैक्टस गार्डन, याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है। तो कैक्टस एक मिनट यहाँ लिख लो आप, नोट, कैक्टस गार्डन कुलधरा जोधपुर, कुलधरा जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, कुलधरा जैसलमेर के अंदर स्थित है। कौन सा गार्डन? तो कैक्टस गार्डन। कौन सा? कैक्टस गार्डन। ठीक है, तो ये तो इसके लाभ और ये हानियाँ हो गई। आगे चलते हैं हम। ये तो हो गई हमारी आईजीएनपी पूर्ण, संपूर्ण आईजीएनपी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम गंग नहर। गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। जो गंग नहर है वो बीकानेर के शासक हमारे महाराणा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण से महाराणा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ। जिस प्रकार से भागीरथ गंगा जी को लाने का श्रेय हमारे पृथ्वी पर जाता है, उसी प्रकार से जो गंग नहर है उसे लाने का श्रेय गंगा सिंह को जाता है। जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक भागीरथ। क्या कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक भागीरथ। राजस्थान का आधुनिक भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। ये कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। ये गंग नहर का निर्माण हुआ था 1922 से लेकर के 27 के अंदर। नदी कौन सी थी? सतलज। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, हमने पढ़ दिया था राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो वो गंग नहर थी। और देश की पहली पक्की नहर, देश की जो पहली पक्की नहर थी वो कौन सी थी? गंग नहर। याद रखना, गंग नहर राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, देश की पहली पक्की नहर है। गंगा सिंह ने 22 से 27 तक इसका निर्माण हुआ। इसी गंगा सिंह को इन्हीं की वजह से राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। नदी कौन सी है? सतलज। तो ये हो गई हमारी गंग नहर। आगे चलते हैं, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इसका निर्माण हुआ था 2002 में। कब? 2002 में। नदी थी रावी, ब्यास का जो अतिरिक्त पानी बसता था, रावी ब्यास का जो अतिरिक्त पानी बसता था, उससे एक नहर निकाली गई। रावी और जो ब्यास का पानी था, जो अतिरिक्त पानी था, उसके एक नहर का निर्माण किया गया। जैसे ये हमारी रावी, ये ब्यास, यहाँ से ये जो अतिरिक्त पानी इसका था, इसकी वजह से एक नहर निकाली गई, उसे नाम दिया गया राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इससे सर्वाधिक लाभ पूछा जाता है, तो इससे सर्वाधिक लाभ होता है हनुमानगढ़ को, सेकंड चुरू को। राजीव गांधी से बनने वाले 2 ही क्वेश्चन हैं, निर्माण 2002 के अंदर और सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ चुरू के अंदर। नदी पूछ ले तो रावी और ब्यास, इसका जो अतिरिक्त पानी होता है। एक है गुड़गांव नहर। गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर। ये राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस पर कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर बनाई गई है। कौन सी? गुड़गांव नहर। सर्वाधिक लाभ भरतपुर के अंदर, क्योंकि हरियाणा वाला क्षेत्र इधर है, तो हमारे इधर वाली ये जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर सीकर, चुरू, झुंझुनू आते हैं, और ये भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो इनको क्या करती है? जलापूर्ति कराती है। ये भरतपुर और ये शेखावाटी। तो याद रखना, गुड़गांव नहर राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और यमुना नदी पर बनाई गई है। सर्वाधिक लाभ भरतपुर और किसको मिलता है? शेखावाटी क्षेत्र को मिलता है। आगे भरतपुर नहर यूपी और राजस्थान की है। ये राजस्थान, ये हमारी यूपी, तो ये किसकी है? यूपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यूपी से भी किसकी? तो सर्वाधिक लाभ भरतपुर को होता है। किसको होता है? भरतपुर को। ठीक है, कौन सी? ये भरतपुर नहर के द्वारा। यूपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना, सर्वाधिक लाभ भरतपुर को होता है। आगे नर्मदा नहर परियोजना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ये हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है भरतपुर नहर पर भी, याद रखना आप तो, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं कब कहाँ से बना ले। तो ये नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन से? ये हमारा, जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत बनाते हैं, चलो
ये हमारा, ये नीचे से ये भारत है। तो ये भारत किस किस की है? तो सबसे पहले यहाँ पर है MH, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। कुल लंबाई 532 किलोमीटर, राजस्थान में 74 किलोमीटर। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ये हमारा भारत है, यहाँ हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में इधर से जालौर सिरोही से ये जालौर बाड़मेर से प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 74 किलोमीटर, भारत के अंदर तो 532 किलोमीटर है किसकी? नर्मदा नहर परियोजना की। एकमात्र नहर जिसमें फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल सिस्टम यानी फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई को लागू किया गया है, एकमात्र है जिसके अंदर संपूर्ण जो नहर है उसके अंदर फव्वारा सिंचाई विद्यमान है। क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है कि एकमात्र नहर परियोजना, निम्न में से एकमात्र नहर परियोजना कौन सी है जिसके अंदर फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? तो वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। ये कौन से जिलों में बहती है? ये कौन से जिलों में हमारे यहाँ पे सिंचाई का उपलब्ध करवाती है? तो सर्वाधिक जालौर के अंदर और बाड़मेर के अंदर। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। आगे ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। महत्वाकांक्षी कैसे? क्योंकि जो हमारी कुछ नदियां हैं उनके जल को एकत्रित करके अन्य नदियों में इसको डालना है। जो नदियां हैं, जैसे कोई नदी, जैसे हमारे यहाँ से कुन्नू, कुराल, चाकण, मेज, इनका जो पानी आता है उसे जोड़कर चंबल, बनास और जो हमारी गंभीर नदी हैं उनके अंदर वितरित करना। तो इसे महत्वाकांक्षी परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसको? ERCP को, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। कुन्नू, कुराल, मेज, चाकण का अतिरिक्त जल को, कुन्नू, कुराल, मेज, चाकण के अतिरिक्त जल को चंबल, बाणगंगा, बनास, गंभीर नदियों में वितरित किया जाएगा। कैसे? कुन्नू, कुराल, चाकण, मेज, इनका जो जल होगा उसे ये लाकर कहाँ करेंगे? चंबल के अंदर, बनास, गंभीर और हमारी बाणगंगा के अंदर। यानी इनका जो अतिरिक्त जल है, इनका जो जल है उसे ला करके कहाँ छोड़ देंगे? ये अन्य नदियों के अंदर प्रवाहित कर देंगे। इसीलिए इसे महत्वाकांक्षी परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण, सिर्फ उनकी लोकेशन पूछी जाती है और सर्वाधिक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे नहर परियोजनाओं, तो सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की चांसेस भी यहीं से हैं। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोटा में। कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, तो शिक्षा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है हमारे राजस्थान के जो कोटा ज़िला है वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं, उनके नाम बस यही पूछ लेता है। निम्न में से राजस्थान के, निम्न में से कोटा में से कौन सी नहर नहीं निकलती, या निम्न में से कौन सी कोटा की नहर नहीं है? तो याद रखना, याद रखना कि GSET NH हाईवे पर है, GSET NH हाईवे पर स्थित है। जी से, तो जी से हमें याद रखना है हमारे सबसे पहले गोपालपुरा, एस से याद रखना है हमें सावन भादों, ए से आलानिया, टी से तकली, एन से नवनेरा, एस से हरिश्चंद्र। याद रख सकते हैं आप, गोपालपुरा, गोपालपुरा, एस से सावन भादों, सावन भादों, ए से अलानिया, अलानिया या अलानिया, ठीक है, टी से तकली, टी से तकली, एन से नवनेरा, नवनेरा बांध है जो कोटा के अंदर स्थित है, एस से हरिश्चंद्र, हरीश, चलो यहाँ काटो, हरीशचंद्र, ठीक है। तो याद रखना GSET NH पर है, जो हमारा GSET है, जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो NH पर स्थित है। तो गोपाल, जी से गोपालपुरा, एस से सावन भादव, ए से अलानिया, एन से नवनेरा, एच से हरिश्चंद्र और टी से तकली। जी से गोपालपुरा, सावन भादव, अलानिया,
जी से गोपालपुरा, एस से सावन भादो, अलानिया, तकली, नवनेरा और हरिश्चंद्र। तो ये तो किसकी हो गई? कोटा की। जीसेट एनएच कोटा पर, कोटा में स्थित है। आप तो ऐसे याद रख लेना, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कोटा के अंदर स्थित है। तो जीसेट एनएच कोटा में स्थित है। जो एनएच है, जो जीसेट का एनएच है वो कोटा के अंदर स्थित है। तो कोटा की याद कंप्लीट। अब चलते हैं बूंदी के अंदर। बूंदी में चलेंगे तो क्या करेंगे कि जीजीसीएम है। बूंदी में तो क्या है? अपनी जीजीसीएम है। तो अब जीजीसीएम है मतलब जी से गुड़ा, जी से गरदड़ा, जी से पहले से गुड़ा, जी बनाएंगे तो जी से पहले गुड़ा, गरदड़ा, गरदड़ा, सी से याद रखना है हमें चाकण, चाकण, और एम से याद रखना है मेज, और जिगजैग एक बांध है, जिगजैग बांध है। ठीक है, जीजीसीएम है तो अपन क्या है? अपनी जिगजैग है। जीजीसीएम है तो अपनी जिगजैग है। तो याद रखना गुड़ा, गरदड़ा, चाकण, मेज और जिगजैग बांध। जीजीसीएम है तो अपनी क्या है? अपनी जिगजैग है। याद रखना ये जिगजैग कहाँ की है? बूंदी की। कहाँ की है? बूंदी की। जीजीसीएम जिगजैग याद रखना। जब जीजीसीएम होगी अपनी तो अपनी क्या होगी? अपनी जिगजैग होगी, यानी गुड़ा, गरदड़ा, चाकण, मेज और जिगजैग बांध। बूंदी की कंप्लीट। अब चलते हैं बारां के अंदर। बारां हाड़ौती का क्षेत्र है, हालांकि कोटा भी हाड़ौती का क्षेत्र है, बूंदी भी हाड़ौती का क्षेत्र है। तो हम अभी हाड़ौती क्षेत्र की ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बारां में क्या है? बेबी पर, सॉरी बेबी पर नहीं, बीबी पर, क्योंकि बेबी ठीक है कोई नहीं, बीबी पर लस्सी है। जो बीबी है उस पर लस्सी है। अब ये नहीं है कि बीबी पर लस्सी है तो तुम जाके बोलो कि ना हमें ये लस्सी दे दो, तो डोंट एस्टिमेट ऑन पावर ऑफ बीबी। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है पर ठीक है, याद रखना इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही खूंखार प्रजाति है। तो बीबी जो हमारी, मेरी नहीं है बीबी है, मतलब बीबी पर लस्सी है, बीबी पर लस्सी है, किसी की भी हो सकती है बीबी, उस पर क्या है? लस्सी है। तो अब लस्सी से क्या याद रखना है? बी से बैंथली, बी से बैंथली, बी से बिलास, पै से परवन, ले से लहासी, है से अतियद है। तो आप लिख सकते हो बैंथली, बैंतली, और बी से हमें याद रखना है, एक बी से तो क्या हो गया हमारा? बी से हो गया बैंतली, दूसरे से रखना है बिलास, क्या? बिलास। पी से परवन, परवन। ठीक है, लस्सी से लहासी, कौन सी? लहासी, ऐसे हथिया दे, हथिया दे। तो याद रखना बीबी पर लस्सी है, और बीबी कहाँ की है? बारां की। बीबी कहाँ की है? बारां की। बारां की बीबी पर लस्सी है। तो इससे याद भी हो जाएगा किस ज़िले की है, हमें याद हो जाएगा। तो बारां की है। तो बी से बैंतली, बी से बिलास, पर से परवन, ले से लहासी, है से हथिया दे। अब चलते हैं झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर चलते हैं। तो झालावाड़ के अंदर क्या करेंगे कि भीम के पीछे रागा चोरी करता है। जो भीम है उसके पीछे रागा क्या करता है? रागा चोरी करता है। भीम के पीछे रागा चोरी करता है। तो याद करते हैं भीम के पीछे रागा चोरी कैसे करता है। तो भीम से भीमसागर, भीमसागर, यानी जो भीम है, भीम जब चला जाता है तो क्या करता है? रागा उसके पीछे से चोरी करता है। तो कैसे याद रखना है हमें? कौन सी? तो के से बनेगी काली सिंध, काली सिंध। ठीक है, तो भीम के पी से हमें बनेगी पीपलाद, पीपलाद। 6 से छापी। ठीक है, राज से राजगढ़, राजगढ़। ठीक है, चो से चोली, चोली सभी जानते होंगे, जो राजपाल मांगता वही चोली, घाघरा चोली चाहो जो, हाँ चोली। और फिर हमारे कौन सी बचती है? चोरी, रे से रेवा। ठीक है, रेवा, पीपलाद, रेवा, पीपलाद, छापी, चोली, काली सिंध, गागरीन। तो ये रागा में ये हमारा बच गया था गागरीन, गागरीन। ठीक है, तो ये हमारी पूरी हो जाती हैं। भीम के पीछे रागा चोरी, इसको साइलेंट रखना है, करता है चोरी, ये तक याद रखना। भीम के पीछे रागा चोरी करता है। कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में जाता है भीम, और भीम जा कर के और अपने साथ रागा को ले जाता है। और रागा जब भीम काम के लिए निकल जाता है तो रागा पीछे क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है। तो याद रखना भीम के पीछे रागा चोरी करता है। भीम से भीमसागर, के से काली सिंध, पी से पीपलाद, 6 से छापी,
च से छापी, रा से राजगढ़, गा से गागरिन, चो से चोली और री से रेवा। ठीक है, तो ये किसकी हो गई? झालावाड़ की जो परियोजनाएं थी, जो बांध थी, जो नहरें थी। अगर आपसे पूछ लेते झालावाड़ की इनमें से कौन सी नहीं है तो आप आसानी से बता सकते हो। आगे चलते हैं आगे। और अभी हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? पीपलाद। पीपलाद तो झालावाड़ की है, लेकिन पीपलदा सवाई माधोपुर की। पीपलदा सवाई माधोपुर, पीपलदा सवाई माधोपुर, पीपलाद झालावाड़, पीपलाद झालावाड़, पीपलदा सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध पढ़ा था हमने, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, दौसा के अंदर भी स्थित है, वो तो दोनों के अंदर है ये ईसरदा, दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो याद रखना। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, सवाई माधोपुर करौली, विशेषकर याद रखना है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर वो कौन सी थी? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, वो परियोजना थी। ये लिफ्ट नहर है। विशेष याद रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने कई बार पूछा है इसको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखना नहर परियोजना में इम्पोर्टेंट। इससे पहले की भी हालांकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा बार हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, वो परियोजना थी, ये लिफ्ट नहर है। तो ये कौन सी नदी पर है? नदी पूछ लेता है तो चंबल, क्योंकि उस वाली को हम किस पे बताते हैं? ब्यास सतलज पर। तो ये कौन सी पर है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर चंबल नदी पर है और सवाई माधोपुर करौली के अंदर स्थित है। अब दौसा की परियोजनाओं को जान लेते हैं। दौसा की परियोजना को जान लेते हैं। तो मोरेल बांध, झिलमिली बांध, चिरमिरी बांध, माधो सागर, माधो, चीली, मोरे, माधव, चिल्ली जैसे हैं। कैसे हैं? चिल्ली छी हैं, चिल्ली। आप इसको याद, थोड़ा सा यहाँ तक तो बन जाएगा, इसको याद रखना, चिल्ली झिल्ली है। हाँ ठीक है हमारे दौसा की याद रखना है तो क्या करना है? मोरे बांधो चिल्ली झीली हैं। हमारे जो माधो हैं वो कैसे हैं? चिल्ली झीली हैं, चिल्ली झिल्ली हैं, चिल्ली झिल्ली हैं। तो क्या याद रखोगे? मोरे से माधो सागर, मोरे से मोरेल बांध, माधो से माधो सागर, चिल्ली से कौन सी रखोगे आप? चिरमिरी, और झिल्ली से झिलमिली, चिरमिरी झिलमिली, माधो सागर, मोरेल। ठीक है, ये किसको गए? दौसा के। अब टोंक में, टोंक का सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध को पढ़ लिया, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और एक टोरडी और गलवा, टोरडी गलवा बीसलपुर, याद रखना, टोरडी बीसलपुर गलवा, गलवा बीसलपुर टोरडी, ये किसके हैं? तो ये टोंक के हैं। आगे चलते हैं हम। और जो फेमस हैं जिनमें कंफ्यूज होते हैं, एक तो है सोम कमला अम्बा, और एक है सोम कागदर उदयपुर की है। सोम कागदर दर उदयपुर, सोम कागदर उदयपुर की है। कमला अम्बा भाई भाग सागवाड़ा, जो ऐसे क्षेत्र हैं, भीका सागवाड़ा, जो ऐसे क्षेत्र हैं वो दक्षिण राजस्थान के। तो याद रखना, अम्बा कहाँ की है? डूंगरपुर की है, अम्बा डूंगरपुर की। जबकि कागदर, याद रखना, कागदर उदयपुर, अम्बा डूंगरपुर। विशेषकर कंफ्यूज हो जाते हैं सोम कमला अम्बा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है और भीकाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर की है। सोम कमला अम्बा और भीकाबाई सागवाड़ा दोनों कहाँ की हैं? डूंगरपुर की। और सोम कागदर उदयपुर की। अनास बांध बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है और यहाँ पर सेकंड हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। सेकंड हैंगिंग ब्रिज प्रस्तावित है, ठीक है। अनास बांसवाड़ा औराई चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। औराई बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए, आज हमने जो सिंचाई परियोजना थी राजस्थान की, उनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ लिया। इससे शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर से आए, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आज तक इससे बाहर से आया है और ना कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से अपने नोट्स में बिल्कुल अच्छे से इनको नोट्स को छापें या उनको उतारें और बढ़िया से इनका स्वाध्याय या अध्ययन करते रहें।
और निरंतर जो हमारी कक्षा है वो आपको बिल्कुल निरंतर रूप से मिलती रहेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास में, नई कक्षा में, एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।